ट्रैकिंग होता क्या है? पोलर ट्रैकिंग में आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई लाइन एंगल पे बनाना है, तो अभी हम लोग एंगल पे बनाने के लिए शिफ्ट के साथ एंगल का साइन प्रेस करते हैं, देन वी क्रिएट अ एंगल 50 डिग्री। ये देखिए 50 डिग्री एंड लेंथ ऑफ द लाइन 10। ठीक है, तो ये 50 डिग्री पे। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा एंगल मुझे रिप्रेजेंट मुझे दिखाई दे और मुझे एंगल को बार बार वैल्यू देने की जरूरत ना हो। तो इसके लिए हम लोग अपना पोलर ट्रैक को ऑन कर लेते हैं। तो जब इसको मैं एक्टिवेट कर लेती हूँ पोलर ट्रैक को, तो सी आपको दिख रहा है 0, 0 के बाद नेक्स्ट है 10, 20, 30। लेकिन आपने देखा 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से आपका इंक्रीमेंट दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे 22 चाहिए, मुझे 25 चाहिए, तो वो मुझे विजिबल नहीं हो रहा। 40, 50, 60 तो एंड 90। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा 360 का एंगल क्लियर हो जाएगा। बट मुझे 22 भी चाहिए, 15 भी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगेन इसकी सेटिंग पे क्लिक करना होगा एंड ट्रैकिंग सेटिंग को ऑन करना होगा। जब मैं ट्रैकिंग सेटिंग को ऑन करती हूँ तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 10। तो इंक्रीमेंट एंगल 10 है। अगर आप इंक्रीमेंट एंगल 20 कर दोगे तो 0 के बाद सीधा आपको नेक्स्ट एंगल इज 20, देन 40, 60। ठीक है, इसके बाद मैंने एडिशनल एंगल भी यहाँ पर पुट किया है 22 एंड 47। तो जब मेरा 20 एंगल के बाद मैं आगे की तरफ फॉरवर्ड रहूंगी, तो वहां पर मेरा 30 से पहले मुझे 22 भी दिखाएगा। तो अभी हम यहाँ पर एक और न्यू एंगल ले लेते हैं 15। ठीक है, मैंने 15, 22 एंड 47, देन ओके। अब हम लाइन को दोबारा से क्रिएट करते हैं। दिस इज 0 डिग्री एंड नेक्स्ट हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे 10, 10 के बाद स्लोली से आगे बढ़ेंगे 15, 15 के बाद सीधा मैं 20 पे आ जाऊंगी। 20 के बाद मेरा 22। तो अगर मुझे 22 लाइन का एंगल चाहिए तो 22 मेरे सामने है, द लेंथ ऑफ द 20। ठीक है, एंटर। और एक हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं इसके साथ, ऑर्थो मोड ऑन करके। डिफाइन द एंगल। क्या वाकई में 22 है? इज इट 22? दिस इज अ पोलर सेटिंग। जब हम पोलर सेटिंग को ऑन करते हैं तो उसी के साथ मुझे सारी सेटिंग्स दिख जाती हैं जो हमें यूज करना है। स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड का मतलब है कि अगर आपको ग्रिड मोड पे काम करना है, ग्रिड लाइन पे काम करना है, तो आप ग्रिड को ऑन कर सकते हैं। स्नैप जनरली हमारा ऑफ ही रहता है क्योंकि हमें स्नैप की जरूरत इतना नहीं होता। ठीक है, F9। ग्रिड, जो आपको पीछे ग्रिड लाइन दिखती है, ये ग्रिड लाइंस है। आपको क्योंकि हमारी ग्रिड लाइन के बीच का डायमेंशन भी होता है 5 mm है, फिर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं इसकी स्नैप ऑन कर लेती हूँ। ग्रिड के बीच में हमारा जो ग्रिड स्पेसिंग है वो हाफ इंची का है। आप 1 फीट का भी ग्रिड स्पेसिंग ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ग्रिड स्पेसिंग दिख जाएगा। तो ग्रिड स्पेसिंग में आप काम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप काम कर पाएंगे उसमें। तो ग्रिड के लिए हमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि मुझे ग्रिड पे ही काम करना है या मुझे ग्रिड पे काम नहीं करना। डिपेंड ऑन यू। जैसे कि मैं यूज करती हूँ ग्रिड स्नैपिंग को सिविल के लिए या आर्किटेक्चर के लिए, जब मुझे कॉलम्स के लेआउट्स बनाने होते हैं और हमारा ग्रिड सेक्शन चलता है कि हर एक ग्रिड लाइन मेरा 1 मीटर पे है या मेरा 10 मीटर पे है। तो अगर मैंने ग्रिड को 1 मीटर का डिस्टेंस दिया है तो मुझे 10 समझ आ जाएगा। मैं इजिली काउंटिंग कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे मेरा एक ग्रिड लाइन बन जाएगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ग्रिड लाइन को भी ऑफ कर सकते हैं। तो इसको ऑफ करने के लिए आप सिंपल इसको F7 से क्लोज, F7 से एक्टिवेट। अब स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हो। मेजर एवरी लाइन, एक बॉक्स के अंदर आप देखोगे 5 का बॉक्स 5 लाइन्स होंगी। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, तो आप इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। जरूरी नहीं है कि दोनों की आप सेटिंग सेम, कि जनरली ग्रिड में क्या होता है, एक्स स्पेसिंग एंड वाई स्पेसिंग इक्वल रहती है। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड है। तो ग्रिड हमारा एक्टिवेट हो गया है अभी, या इसको नहीं करना तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद पोलर ट्रैकिंग में हमने बात कर ली। ऑब्जेक्ट स्नैप हमें पता है, हम चाहे ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ से क्लिक करें या फिर हम इनको इस तरह से टूल बॉक्स से ओपन कर लेते हैं। F3। दो तरह के स्नैप हैं इसमें, है एक ऑब्जेक्ट स्नैप और एक है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। दोनों अलग अलग हैं क्योंकि F3 से हमारे सिर्फ यही पॉइंट एक्टिवेट होंगे
एक्सटेंशन, इंटरसेक्शन, क्वाड्रेंट, नोड, सेंटर, मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट। लेकिन अगर आपको इंटर परपेंडिकुलर ऑन करना है, पैरेलल कुछ चीजें चाहिए, नियरेस्ट ऑन करना है, तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग पे जाना होगा F11। दोनों की सेटिंग्स अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं जब हम ऑब्जेक्ट स्नैप की बात करते हैं। तो ये जनरली हमारा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन इसमें हमारा एंड सेंटर जनरली ऑटोमेटिकली अपडेट होता है और टिक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 3D ऑप्शनैप। तो 3D भी हमारा यूज नहीं हो रहा, तो 3D में हमें क्या फाइंड आउट करने होते हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट करने होते हैं, नोड फाइंड आउट करने होते हैं, नियरेस्ट टू प्लेन, एजेस हमें चाहिए होते हैं, तो उनके ये सारी के सारी स्नैप्स हैं, तो आप इनको 3D में ही यूज कर पाएंगे। डायनेमिक इनपुट क्या होता है? डायनेमिक इनपुट का मतलब है कि अभी जो भी मैं इनपुट दे रही हूँ अपने सिस्टम को, वो मेरा कमांड विंडो पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लेती हूँ तो ये मेरा ऑन स्क्रीन भी काम कर जाता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लाइन कमांड दे रही हूँ तो मैं दोबारा से एक बार डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लेती हूँ। पॉइंटर, ये सारी चीजें आपको This is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing architectural diploma. मैंने ऑन कर लिया। तो ठीक है, डायनेमिक इनपुट में क्या होता है कि जो चीज मैं कमांड बॉक्स पे अभी तक टाइप कर रही थी, यहाँ पर L टाइप कर रही थी, ठीक है, तो हम लोग कमांड बॉक्स में स्पेशली टाइप कर जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप कमांड बॉक्स की तरफ ना जाएं, आपको हर चीज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे, तो आप डायनेमिक इनपुट को यहाँ से ऑन कर लीजिए। तो मैंने ऑन कर लिया। अब मैं लाइन कमांड टाइप करूंगी तो मेरा ऑन स्क्रीन आएगा एंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आपका फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर है? फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो मुझे साथ साथ दिखा देगा 0 इंचेस लाइन है, अभी आपकी कोई लाइन आपकी क्रिएट नहीं हुई है, मतलब 90 डिग्री पे। तो उसके बाद मैं ऑटो ऑन कर लेती हूँ और आगे की तरफ बढ़ती हूँ, तो मुझे डायनेमिक इनपुट में ये सामने ही डायलॉग बॉक्स में दिखा देता है कि मेरी लाइन जो है 4 इंची से आगे इंक्रीज हो रही है या 4 फीट पे जा रही है। तो मैंने इसको बोला 2 फीट, तो देखिए 2 फीट मुझे स्क्रीन पे ही आया एंड देन 2 फीट, एंटर। तो ये मेरा 2 फीट का लाइन यहाँ पर बन गया। तो डायनेमिक इनपुट आपको अगर ऑन रखना है तो आप ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी एक सेटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, क्विक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया था, क्विक प्रॉपर्टी में आपका क्या है कि CH जो हम प्रॉपर्टी बॉक्स खोलते हैं तो वो आपका क्विक प्रॉपर्टी है। सिलेक्शन के लिए हमारा सिलेक्शन है, ऑल सिलेक्शन आपका काम करता है। इस 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन जैसे हमने बात की थी। तो आपको सिलेक्शंस कैसे चाहिए? बॉटम टू टॉप, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली हम इन सिलेक्शंस के थ्रू काम नहीं करते हैं, हम लोग अपना ही जो हमारा ऑटोकैड का सिलेक्शन है हम उसी पे बात करते हैं, उसी पे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमें वो याद रहता है कि हमारा सिलेक्शन हमें आपका सेंसिटिव सिलेक्शन यूज करना है या आपको पूरा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यूज करना है, तो वो सिलेक्शन पे आपका है। तो ये सेटिंग्स होती हैं, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीलीटर। मल्टीलीटर क्या काम करता है? अभी आप लोगों ने जब देखा था कि हमने कोई सर्कल बनाया था, तो हम लोग उसमें डायमेंशन क्रिएट करते हैं, रेडियस मैंने निकाल लिया, जॉग से निकाले, तो इस तरह से है।
तो सपोज करो मैंने कुछ ऐसा डिजाइन बनाया है जिसमें मुझे एक एक पॉइंट को डिफाइन करना है विद द टेक्स्ट हेल्प बॉक्स से, तो मैं वहां पर मल्टी लीडर का यूज कर सकती हूँ। तो मल्टी लीडर आपका एनोटेट के अंदर भी आता है। दिस इज अ मल्टी लीडर, ठीक है। लीडर जिसे हम लीडर के नाम से भी जानते हैं, और आपका लीडर नॉर्मल होम पे भी आपका आता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन से काम करना चाहते हैं। तो एनोटेशन में अगर मल्टी लीडर यूज करते हैं तो मल्टी लीडर आपको कहाँ दिखाना है, जैसे कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट आप बता रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली कोई टेक्स्ट देना है, तो आप मल्टी लीडर यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको दे दिया सपोज आर्क, ये मैंने इसका एक नाम दे दिया और कमांड से बाहर, ठीक है। फिर मैं दूसरा मल्टी लीडर यूज करना चाहती हूँ। दिस इज माय, हम यहाँ से ऑर्थो मोड को बंद कर लेते हैं ताकि हम अपने मल्टी लीडर को कहीं भी मूव कर लें। यहाँ पर मैंने दे दिया सेंटर, सर्कल सेंटर, ठीक है, सर्कल सेंटर। तो इस तरह से आप मल्टी लीडर का यूज कर सकते हो। अब आप चाहते हैं कि मल्टी लीडर में आप चीजें थोड़ा मल्टी लीडर सेम कैटेगरी का ना यूज करके आप दूसरी कैटेगरी का मल्टी लीडर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टी लीडर के ऑप्शंस में जाना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर व्यू पे जा रही हूँ, व्यू पे यहाँ पर टूल पैलेट है, टूल पैलेट में हमारे पास ये सब सारे ऑप्शंस होते हैं, काफी चीजें हैं, जैसे हैच पैच भी यहाँ पर है। तो मुझे अगर यहाँ पर लीडर्स मुझे वैसे दिख चुका है, लेकिन अगर मुझे बाई चांस ना समझ आ रहा हो मल्टी लीडर का है, तो यहाँ पर जाके आप सीधा लीडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, लीडर्स। तो वो सारी चीजें आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लीडर्स 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 है, लेकिन लीडर्स नहीं है, ये है लीडर विदाउट विद नो टेक्स्ट, मतलब लीडर बनाएंगे लेकिन टेक्स्ट नहीं होगा उसमें, लीडर विद टेक्स्ट, लीडर सर्कल, ठीक है। तो आपको जो यूज करना है, जो हम लीडर बॉक्स कर लेते हैं, तो बॉक्स में क्या डिफरेंस है मुझे यहाँ पर बनाना है। तो ये देखिए एक बॉक्स बन के मेरे सामने आए, एडिट एट्रीब्यूट्स, तो ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स इसके साथ है। तो आप उसका कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया पैनल 1 सपोज, ठीक है, पैनल 1, देन ओके। तो जो भी मेरा मल्टी लीडर होगा उसके साथ मैंने पैनल 1 का बॉक्स बना दिया। आप चाहे तो इसको प्लेन टेक्स्ट से, क्योंकि आपका टेक्स्ट साइज बड़ा है, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट चीजें यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोडिंग, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। सर्कुलर पे हम लोग यूज कर लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे मैंने दे दिया 01, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एंटर व्यू नंबर 001, और शीट नंबर क्या है आपका वो आप दे सकते हैं 2 3 4 5, जो भी हमारा शीट नंबर है, देन ओके, ठीक है। इस तरह से आपका मल्टी लीडर आ जाएगा। लेकिन जब मैंने मल्टी लीडर देखा तो आप ये देख रहे हैं कि मेरा मल्टी लीडर कुछ सीक्वेंसली नहीं मैंने क्रिएट किया है, आगे पीछे काफी है। तो इसको हम सीक्वेंसली क्रिएट कर लेते हैं एक बार। एनोटेट में वापस जाएंगे, तो मैं ऑप्शन क्लिक करूंगी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में मेरे को किस किस को अलाइन करना है, तो ये तो स्ट्रेट है, इसको अलाइन करने की जरूरत है नहीं मुझे, फिर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रेस एंटर। किसके अकॉर्डिंग आपको अलाइन करना है, क्योंकि ये सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, किसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है, तो मैं इसको देखें आप। अब ये क्या होगा कि एक ही अलाइनमेंट पे रहेगा, अगर आपको ऑर्थो ऑफ करना है तो ये देखिए, तो हम अभी ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। तो ये अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रॉपरली एक ही अलाइनमेंट में सारा का सारा काम हो रहा है। अब इसमें ये इस तरह से क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसके आगे डिस्टेंस काफी छोटा है। आप चाहते हैं इसके साथ और भी मल्टी लीडर ऐड करना, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सॉरी, ऐड।
आप कहाँ ऐड करना चाहते हैं इसमें, ये ऐड करना चाहते हैं आप इसको, और मैं इसमें कर लेती हूँ और चीज ऐड। ये देखिए आपको कहाँ दिखाना है, इसकी मैंने सेटिंग चेंज कर दी पहले, और तो बंद कर लेते हैं। मुझे इसको दिखाना है, मुझे इस पॉइंट को दिखाना है। तो आप एक ही मल्टी रीडर से बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं कि बार बार आपको टेक्स्ट ना लिखना पड़े। अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आपको ऑप्शंस मल्टी लीडर के नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट पे काम करेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक से मेरी काफी रेस बन चुकी है। तो इसको आप जैसे हम कॉल आउट बनाते हैं, तो इसमें कॉल आउट तो नहीं है, ऐड एंड रिमूव अलाइनमेंट के लिए है, कलेक्ट के लिए है आपका, ऐड करने के लिए, देन रिमूव करने के लिए। और ये एक ही से सारा का सारा सिंक्रोनाइज हो गया, चाहे आप इसको इस तरह से भी पॉइंट को साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं कि आपको मल्टी लीडर कैसे यूज करना है। डिटेल बबल है आपका, स्लॉट है, ट्रायंगुलर शेप है, आपका हेक्सागन है, बॉक्स है, सर्कुलर है, विद टेक्स्ट है, विदाउट टेक्स्ट है। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। हेलो। हाँ मैम, जैसे मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट वाला ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया और एक सर्कल ले लिया लीडर। अब मुझे यदि तीनों की प्रॉपर्टी सेम करनी है कोई एक, तो मैं मैच प्रॉपर्टी या कुछ करते हुए उनको सबको सेम टाइप में लेके आ सकता हूँ या नहीं हो पाएगा? कैसी प्रॉपर्टी सेम सर? जैसे अभी अपन ने लीडर बनाए थे, एक टेक्स्ट वाला था, एक सर्कल था और एक रेक्टेंगल था, तीन टाइप के थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तीन टाइप में नहीं होके कोई एक ही टाइप में आ जाए, सबके सब सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जी पॉसिबल है क्या? सर, जब हम मल्टी लीडर क्रिएट कर रहे हैं तो वो हम शेप्स के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, सर्कल है, बॉक्स है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। लेकिन जी आप बात कर रहे हैं कि वहां पर मैं मैच प्रॉपर्टी यूज करूँ और मैच प्रॉपर्टी से मैं सारे सर्कल में कन्वर्ट कर दूं या सारे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं। मैच जी प्रॉपर्टी सर एट्रीब्यूट को चेंज करती है, उनके कलर को चेंज करती है, उनके स्टाइल को चेंज करती है, बट उनकी शेप को चेंज नहीं करती। अगर आपने मैच प्रॉपर्टी यूज किया होगा अभी तक ऑटोकैड में किसी भी पर्पज से, आपका टेक्स्ट अगर ब्लू में है, दूसरा टेक्स्ट व्हाइट में, तो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट का मैटर है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसके जी एट्रीब्यूट चेंज होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब आप कह सकते हो उसकी विशेषताएं, ठीक है। जी तो वही चेंज कर पाएंगे आप, उसकी शेप्स में आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको तो प्रॉपर उसी शेप में आना पड़ेगा। फिर शुरुआत से ही वही वर्क चालू करना पड़ेगा, बेसिक? हाँ, बट आप ये है कि मल्टी लीडर को कॉपी कर सकते हैं उसकी जगह पे, या ब्लॉक बना सकते हैं आप उसका। हाँ, वो कैसे करेंगे मैम? सब ब्लॉक मैंने आपको बताया है ना, ब्लॉक आप किसी भी चीज का बना सकते हैं, ब्लॉक आर सेम, चाहे वो आप किसी बॉक्स का बनाए, चाहे किसी भी चीज का ब्लॉक बना सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ा है। ब्लॉक तो आप ब्लॉक जैसे कमांड है वो सिमिलर सब में काम करेंगे। अब ये मैच प्रॉपर्टी है, तो मैच प्रॉपर्टी के लिए इसका कलर ऑरेंज है, मैं इसका कलर ऑरेंज कर सकती हूँ, बट स्क्वायर को सर्कल या सर्कल को स्क्वायर कन्वर्ट नहीं कर सकती मैं। अब मैं टेक्स्ट लिख के दिखाती हूँ। इज अ टू टाइप ऑफ टेक्स्ट, जैसे हम लोग ने कल बात किया था लास्ट क्लास में, डीटी टेक्स्ट एंड नॉर्मल टेक्स्ट। तो जो हमारा डीटी टेक्स्ट है उसे सिंगल लाइन टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं और मल्टी लाइन टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। मल्टी लाइन में आपका एम्प्टी आता है एंड टेक्स्ट आता है नॉर्मल, ठीक है। अब मैं एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख लिया, क्लोज, स्केल इसका हम अप कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। फिर हमने एक टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पर, अब ये देखिए दोनों टेक्स्ट अलग है, लेकिन टेक्स्ट में मैंने दोनों का मैटर अलग अलग किया है। मैच प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, MA मैच प्रॉपर्टी, लेकिन मैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों का टेक्स्ट मैंने अलग अलग लिखा है। अब मेरे को इसको अगर टेक्स्ट इसका कलर चेंज करना होगा या इसका मैं कुछ भी चेंज करना होगा, तो यूज अ दिस वे। समझ रहे हैं? जी तो हर चीज में हर ऑप्शन में हर चीज यूज नहीं कर पाते हम लोग। ओके मैम। नेक्स्ट है आपका
अटैचिंग एक्सटर्नल रेफरेंस, इसे हम जानते हैं एक्सरेफ के नाम से भी, ठीक है। उसके बाद आता आपका क्रिएटिंग डायमेंशन स्टाइल। क्या मैंने आपको डायमेंशन स्टाइल में बात नहीं किया अभी? शायद नहीं किया होगा। एक्सटर्नल रेफरेंस का यूज हम बहुत करते हैं। किस केसेस में करते हैं वो हम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक टीम मेंबर है, टीम में मुझे काम करना है एक्सटर्नल लेआउट पे, मतलब सारा लेआउट बाहर का मैंने क्रिएट करना है। इंटरनल में सारा काम आप लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग फर्नीचर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्लम्बिंग में कर रहे हैं, कुछ HVAC कर रहे हैं, फायर फाइटिंग में कर रहे हैं, लेकिन फाइल एक ही है, प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन डिपार्टमेंट एंड टीम हमारी अलग अलग है, बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं। अब हमें सारी फाइल, मुझे लेआउट बनाने के बाद मुझे उसमें फर्नीचर प्लेसमेंट लेना है, तो फर्नीचर तो मैंने क्रिएट नहीं किया, तो मुझे किसी और से फाइल लेना होगा। तो उस फाइल को हम लोग यहाँ पर इनबिल्ड करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस से। तो एक्सटर्नल रेफरेंस के लिए मेरे पास फाइल होना बहुत जरूरी है। तो लेट मी चेक कि मेरे पास ऐसी फाइल्स हैं जिनका मैं यूज कर पाऊंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बना लें इसमें क्या? ठीक है, मैंने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको मैंने सेव कर लिया। डेस्कटॉप में फर्नीचर 0 के। ठीक है, मैंने इस तरह से एक रूम बना लिया। अब मुझे इस रूम में वो फर्नीचर यूज करना है। यूज है एक्सरेफ। ठीक है, एक्सरेफ हम यूज कर सकते हैं। एक्सरेफ में आपको अटैच DWG, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। इसमें आपके पास सारी फाइल्स के नेम है, आप उसको ब्राउज कर सकते हैं।
स्पेसिफाई द ऑन स्क्रीन स्केल साइज, जो आपने क्रिएट किया है वो सेम साइज का हो या उसका वो साइज इंक्रीमेंट हो, मतलब कि यहाँ से एक्स डायरेक्शन उसकी 1 ही रहनी चाहिए या 2 पे इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब मेरा जो 3 फीट है वो 6 फीट हो जाएगा। अगर मैं 2 देती हूँ 1.5 में वो 0.5 1.5 फीट करीब बढ़ जाएगा, 4.5 फीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें यूनिफॉर्मली उसको स्केल कर सकते हैं। मुझे स्केल की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जितना मैंने यूज ड्राइंग बनाया मुझे सेम ही साइज पे चाहिए। नेक्स्ट आता है फुल पाथ एंड रिलेटिव पाथ एंड नो पाथ। फुल पाथ में क्या है कि जब आप यहाँ पर देखोगे शो डिटेल तो आपका फाउंड इन सेव पाथ, तो फुल पाथ में आएगा। जब आप इसे रिलेटिव पाथ देखेंगे, अब ये रिलेटिव पाथ चेंज नहीं होगा क्योंकि जब हम रिलेटिव पाथ पे स्टार्ट करते हैं तो रिलेटिव पाथ में मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाई देगा फर्नीचर 01। पूरा पाथ का जो लोकेशन है सी यूजर कमल डेस्कटॉप ये पूरा नजर नहीं दिखाई देगा। नो पाथ में आपका कोई पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर फुल पाथ और रिलेटिव पाथ में हम लोग काम करते हैं। जो आप फाइल को एक्सटर्नल रेफरेंस के थ्रू मंगा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उसका एंगल क्या होना चाहिए वो एंगल आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी मेरा एंगल रहेगा 0। ठीक है, तो मैं अपना कोई भी एंगल यहाँ पर चेंज नहीं करना चाहती। अब आता है स्पेसिफाई द ऑन स्क्रीन इंसर्टिंग पॉइंट। इंसर्टिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर आपने कोई भी फाइल कोऑर्डिनेट पे बनाया है, अभी तो ये क्या फर्नीचर है तो मुझे इतना कोऑर्डिनेट का जरूरत नहीं होगा, लेकिन हम लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं या हम लोग इलेक्ट्रिकल लेआउट्स बनाते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन या हमें उसकी कोऑर्डिनेट पता होने जरूरी है कि आपने एक्स कोऑर्डिनेट से कितना आगे किया, वाई कोऑर्डिनेट से फाइल कितना आगे है एंड जेड कोऑर्डिनेट पे कहाँ पर है। तो वो एक्यूरेट कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी मेरा कोऑर्डिनेट का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 पे काम कर रही हूँ। ठीक है, ब्लॉक एंड यूनिट मेरा इंचेस, फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन, टोटल जो मेरा फर्नीचर है उसका फैक्टर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मुझे 1 ही चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको कॉल कर रही हूँ। ओके, तो ये देखिए 0 कोऑर्डिनेट। अब मुझे कहाँ पर इसको फिक्स करना है तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकती हूँ। जब मैंने फिक्स किया, दिस इज माय अटैचिंग फाइल, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपका है फर्नीचर। अब इस तरह से कितनी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब मैंने यहाँ पर फाइल को कॉल किया था तो मेरा कोऑर्डिनेट से मैंने 0 डिग्री पे कुछ भी नहीं बनाया था, मेरा कोऑर्डिनेट बिल्कुल अलग है। तो मुझे कोऑर्डिनेट का वैल्यू ही नहीं पता, तो इसके लिए मैं उसको कॉल नहीं कर पाऊंगी, तो उसको मैंने मैन्युअली प्लेस किया है। अब ये आप देखेंगे कि ये बहुत लाइट है और आपका जो स्क्रीन का है जो वॉल दिख रहा है वो बहुत डार्क दिख रहा है। तो लाइट एंड डार्क को आप, ये डार्क क्यों है क्योंकि वो आपका ओरिजिनल फाइल है, और ये लाइट क्यों है क्योंकि आपने ये फाइल को यहाँ पर कॉल किया है। जब ये फाइल यहाँ पर कॉल होती है, ये एज अ फाइल की तरह कॉल नहीं होती, एज अ इमेज कॉल होती है। आपकी फाइल का साइज जितना भी है, हम क्यों इसी को आप एक तरह से एट्रीब्यूट्स कह सकते हो कि जो आपने बनाए हैं, हम क्यों इनको कॉल करते हैं। रीजन क्या है कि आपका फाइल का साइज इंक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा फाइल, मैम फॉर एग्जाम्पल, हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे मैम थोड़ा रिपीट करेंगे, मेरा कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी आपको। यहाँ पर क्या है कि अगर मेरा फाइल का साइज 200 KB है या 2 KB है, तो मैं चाहती हूँ कि वो फाइल का साइज इंक्रीज ना हो, तो मैंने अलग अलग पार्ट में सारी डिजाइनिंग क्रिएट कर ली, फर्नीचर अलग मैं बना ली। जिस तरह से मैंने बोला हम टीम वर्क में काम करें, तो हमारा हर एक फाइल का साइज अलग अलग सिस्टम पे सेव है। जब मैं उसको एक्सरेफ के थ्रू अपने फाइल पे कॉल करती हूँ तो मेरी फाइल का साइज में इंक्रीमेंट में इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। मेरा फाइल सीधा 10 KB नहीं हो जाएगा या 20 KB नहीं हो जाएगा, फर्क पड़ेगा 2 KB से वो 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट फाइल मेरी बहुत हेवी नहीं होगी। इसलिए हम लोग हमेशा एक्सरेफ का यूज करते हैं। अब क्या है कि एक्सरेफ में आप लाइट एंड डार्क का शेड देख रहे हैं, इसको भी अगर आप डार्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई, इसकी सेटिंग्स आ गई, तो इसमें हम काम नहीं करेंगे। आप इसको नॉर्मली क्लिक करेंगे लोडिंग में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का, तो मुझे भी नहीं दिख रहा।
दोबारा से हम एक बार xref को दोबारा से कॉल करते हैं, शायद वहां पर वो आया हो। xref कमांड देते हैं यहाँ पर हम अगेन, जिनको रिपीट करना था उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। xref कमांड, एक मिनट रुकिए। xref हम दोबारा से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अटैच टू फाइल DWG, DGN, इमेज, बहुत तरह की फाइल है, PDF, पॉइंट क्लाउड, अटैच DWG फाइल उठा लेंगे यहाँ से हम। जब ये हमारा फर्नीचर है, मैं कोई भी फाइल उठा सकती हूँ, बट इन फाइल का साइज ज्यादा है तो वो मुझे प्रॉब्लम कर सकता है। सेम ब्राउज, कहाँ पर आपका फाइल है, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, कितने स्क्रीन पे आपको चाहिए, XYZ का कितना स्केल होना चाहिए आपका, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, आपका कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेट जो हम बता रहे हैं उस पे ये काम करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। पाथ, आपको किस पाथ पे काम करना है, पाथ आपका कहाँ पर है, रिलेटिव पाथ में देखना है, फुल पाथ में देखना है, नो पाथ में देखना है। तो शो डिटेल में उस तरह से आपकी पाथ की डिटेलिंग आपको लोकेट किया दिखाई देगी। रोटेशन, फाइल को रोटेट करके आपको कॉल करना है, 0 डिग्री से हटा के करना है, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट मुझे अभी रोटेशन का जरूरत नहीं है। ब्लॉक यूनिट, मैं इंचेस में काम कर रही हूँ और मेरी फाइल भी इंचेस की ही है, तो इसलिए सेम रहेगा। फैक्टर स्केल का काम करेगा, ठीक है। और इसको हमने कर दिया ओके, और आप इसको मैन्युअली कहीं भी प्लेस मैडम ये कर सकते हैं। अटैचमेंट और ओवरले का क्या डिफरेंस है? हाँ मैं सर समझाऊंगी वो भी आपको, ठीक है। तो ये आपका फाइल यहाँ पर कॉल हो गया। जब फाइल को यहाँ पर कॉल करते हैं तो एक्सटर्नल रेफरेंस आपका यहाँ पर आ गया, एक्सटर्नल रेफरेंस। यहाँ पर आता है आपका एक ऑप्शन, इसका लाइट एंड शो, तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये उसकी सेटिंग में क्लिक करने से अपोजिट हो जाता है। वापस आते हैं हम इसके एनोटेट में। एक्सटर्नल रेफरेंस आपका कहाँ पर मिलेगा मुझे, एक्सरेफ, इंसर्ट में, इंसर्ट में मिलता है मुझे एक्सटर्नल रेफरेंस अटैच, अटैचिंग है, सॉरी मिल गया। तो जब हमने यहाँ पर शेडेड का हमने बात किया था, तो ये शेडिंग है, अभी आप देखिए, शेडिंग लाइट एंड शेडिंग डार्क, ठीक है। आपको बहुत लाइट चाहिए तो हम बहुत लाइट पे काम नहीं कर सकते, तो जनरली ये 50%, 30% या 40 के आसपास ये कॉल होता है। आप इसको शेडिंग से हटाना चाहते हैं, डार्क में रखना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लाइट एंड डार्क। अब आपने पूछा अटैचिंग एंड ओवरले का मतलब क्या होता है। अटैचिंग का मतलब है कि फाइल उसके साथ अटैच होके आ रही है, मतलब आपको ये फाइल भी दिख रहा है और आपकी फाइल अटैच हो रही है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ओवरले का मतलब यहाँ पर होगा कि फाइल जो है ओवरलैपिंग, जैसे कि अगर ये फर्नीचर है इसकी जगह दूसरा कर रहे हैं तो हो सकता है वो इसी के ऊपर कॉपी हो जाए। अभी इसके लिए फिर मुझे एक और फाइल बनाना होगा, तो अभी हम इसी को दोबारा से कॉल करके देख लेते हैं। अटैच DWG, ठीक है, अटैच नहीं कर रही, ओवरले कर रही हूँ। तो ये देखिए, देख रहे हो ओवरले में क्या कलर चेंज दिख रहा है आपको, ये ओवरलेइंग, समझ आया कि आप एक फाइल को एक और बार कॉल कर रहे हैं तो वो ओवरले दिखा रहा है आपको, कलर्स में वेरिएशन देखा आपने, तो इसका मतलब ऑलरेडी आप इस फाइल को अटैच करते हैं। अटैच में नॉर्मली वो अटैच होता है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं इंपोर्ट एंड यूज करते हैं हम रेविट में, हम लोग यूज करते हैं, एक होता है लिंक फाइल, एक होता है इंपोर्ट फाइल। इंपोर्ट फाइल में आपका फाइल टोटली इंपोर्ट होके आपके स्क्रीन पे आता है, मेन फाइल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लिंक फाइल में क्या होता है कि वो भी ओवरलैपिंग है, ओवरले है, लेकिन क्या है उसका मेन फाइल से कनेक्टिविटी होती है, ठीक। अब क्या है, सपोज आपने ये बनाया, ये भी बनाया, आपने दोनों बनाए। इस केसेस में अगर आपने अपनी मेन फाइल से
ये फर्नीचर फाइल डिलीट कर दिया तो कोई कंसर्न नहीं होगा कि वो आपका फाइल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आप तब उसको कॉल नहीं कर सकते। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, ये अटैचमेंट ओवरले जैसे कि हम लोग काम करते हैं मैडम कि एक लेआउट होता है, मतलब एक समझ लिए लैंड लेआउट है जो कि कोई कोऑर्डिनेट में बना होता है, और उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट एक्सरेफ में काम करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग ऐसे करके। तो उसमें मतलब हमको एक्सरेफ अटैच करना है या फिर ओवरले करना है? मैं अगर चाहूँ कि अटैच जनरली हम लोग सारे काम अटैच पे काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि मैं मतलब अटैचमेंट में कि मैं क्या है जो एक्सरेफ लिया हूँ मैं उसको बंद कर सकता हूँ, मतलब चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ या फ्रंट एंड बैक में भेज सकता हूँ अटैचमेंट में? नहीं, मतलब वो सिर्फ ओवरले में ही होगा? नहीं ले सकते। हाँ, ओवरले में कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप जब एक्सरेफ को कॉल कर रहे हैं तो आप अपना लेयर देख लीजिए कौन से लेयर पे है और किस लेयर पे से कॉल कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम लेयर पे ही काम कर रहे हैं। तो जब आप एक्सरेफ यूज करते हैं तो लेयर आपका चेंज होना चाहिए। अच्छा, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, डाउट आएंगे तो आई विल सॉल्व यू। मैं एक बार तो काम कर रहा हूँ मैडम, हमारा सारा काम एक्सरेफ में ही होता है। जी जी, आप कर रहे हैं एक्सरेफ में अभी काम? हाँ, अभी एक्सरेफ में काम कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए आप लोग के पास बहुत सारा फाइल हो सकता है, आप लोग एक्सरेफ में काम कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए क्या है, फाइल होना बहुत जरूरी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल है, लाइटिंग है, तो आप उसको एक बार एक्सरेफ के थ्रू यूज करके देखिए। और इनमें से एक ने कहा कि जैसे वो एक्सरेफ में यूज कर रहे हैं तो उनको समझ आ रहा होगा कि एक्सरेफ का पर्पस क्या है। आज मेरा मैंने आपको जैसे मैंने, हाँ बोलिए। मैम एक बार ड्राइंग ओपन कीजिएगा ऑटोकैड वाली। हाँ मैं करती हूँ। ठीक है, मैं अपनी ऑटोकैड ओपन करूँ, ये कह रहे हैं आप? जी स्क्रीन, जी जी। और ठीक है, मैं कर रही हूँ। मैंने इससे पहले आपको कुछ कमांड्स टाइप करके यहाँ पर दिया है कि ये कमांड्स आपकी जनरली यूज होंगी। इनमें इन मेन कमांड्स में आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लेना। और इसके बाद मुझे गौरी जी ने लिख के दिया था कि उनका ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो मैंने इसमें भी बात कर ली आप लोगों से, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जी मैम, जैसे मैम ये वाली अपनी ड्राइंग हो गई। यहाँ पे अपनी दो फाइल हैं, एक तो ड्राइंग 2 और दूसरी फर्नीचर। अब जी पहला क्वेश्चन ये कि यदि मान लीजिए मैं फर्नीचर वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ जी, तो डिलीट यहाँ कर पे दिया। फर्नीचर, नहीं नहीं, ओरिजिनल फर्नीचर फाइल है उसको मैंने डिलीट कर दिया। जी, यहाँ से नहीं, जो फाइल जो मैंने क्रिएट करी थी ना रेफरेंस वाली, वो डिलीट कर दी। हम्म। तो यहाँ पे से ये दोनों चीजें हट जाएंगी या रहेंगी? हट जाएंगे सर, आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट होगी क्योंकि ये तो अटैचमेंट है ना। जी अटैचमेंट क्या है कि आप एक तो डिलीट होने से ऑप्शन में क्या रहेगा कि आप नया कुछ अटैचमेंट में नहीं इंक्लूड कर पाएंगे उसको। सेकेंडली थ्री इस पाथ की, इसको ये पाथ आपने दे दिया तो हो सकता है ये यहाँ से भी डिलीट हो जाए क्योंकि आपका मेन फाइल ही नहीं है, तो अटैच करके क्या करेगा। अटैच अगर हो भी गया, अभी मुझे विजिबल है, मैंने मेन फाइल डिलीट कर दिया, हो सकता है ये यहीं पर ही रहे, लेकिन जैसे आप इसे मूव करोगे ये कांट मूव दिखा देगा क्योंकि वो फाइल का कुछ पाती नहीं, तो वो मूव कैसे कर पाएगा। और जैसे कि अभी जो मेरी फाइल है फर्नीचर वाली वो डेस्कटॉप पे सेव है, अब मैं यदि मैं उसको कट करके कहीं और सेव कर देता हूँ जी तो यहाँ पे रहेगी या यहाँ पे से हट जाएगी फाइल? सर, जब हम किसी और जगह पे मूव करते हैं तो दो केसेस होता है, क्योंकि आप फाइल को एक बार कॉल कर चुके हैं। ठीक है, जी तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक एरर शो हो जाता है, एक इमेज, एक छोटी सी बॉक्स टाइप का एक फॉर्म आ जाता है कि आपने पाथ चेंज कर दिया। अभी हम करके देख लेते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपने इसको डिलीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से
फर्नीचर फाइल को डिलीट कर दिया। ये मेरा फर्नीचर फाइल है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। जी। तो अभी ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। रिफ्रेश कर लिया, ये मेरा है क्योंकि मैं इसे एक बार कॉल कर चुकी हूँ। मैम लेकिन रिफ्रेश, अगर मैं, हाँ सर, रिफ्रेश के लिए क्या काम है? कुछ नहीं है, F5 नॉर्मल। अब मैंने क्या किया, दोबारा से XREF को कॉल किया। तो अब मुझे तो फाइल का पाथ ही नहीं पता ना। अब मैं अटैच करूंगी तो मेरे पे तो फाइल ही नहीं है, तो मैं इसे अटैच नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने इस फाइल को मूव कर दिया किसी और जगह पे, लेकिन फाइल को तो मैं ऑलरेडी एक बार कॉल कर चुकी ना। ये पार्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपको ब्लॉक में भी बताया था कि ब्लॉक में अगर एक बार आपने इंसर्ट कर लिया वो रहेगा, लेकिन उसके बाद आपने ब्लॉक डिलीट कर दिया और दोबारा ब्लॉक को कॉल करेंगे तो कॉल नहीं होगा। और सेकेंडली क्या, अगर आपका पाथ मूव हो गया तो फाइल एक बार अटैच हो चुकी है आपकी, तो मे बी आपको प्रॉब्लम ना करे। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करना चाहूंगी कहीं भी, ठीक है, क्योंकि ये फाइल यहाँ पर है आपके पास, किसी और फाइल पे से कॉपी नहीं कर पाऊंगी मैं। किसी और फाइल पे जाके मैं इसे कॉपी करना चाहूंगी तो वो कॉपी नहीं हो पाएगा। जी। स्क्रीन को एक बार पाथ मिल गया, आपकी शीट को वो पाथ मिल गया तो वो एक्सेप्ट कर चुका है। अगेन एंड अगेन सेम फाइल पे वो काम नहीं कर पाएगा विदाउट पाथ के। अब मैंने फाइल को कहीं और मूव कर दिया तो मेरी यहाँ पे तो ये फाइल रहेंगी ड्राइंग टूल हाँ, के फाइल अंदर। रहेगी, लेकिन आप इस फाइल को फिर कहीं और मूव नहीं कर पाएंगे ना। जी। आपने सेव कर ली फाइल, फिर आप चाहते हैं कि इस फाइल को कहीं यूज कर ले, तो हो सकता है आपका एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल वहां पर जो आपने कॉल किए थे जिसको एक्सटर्नल रेफरेंस को, वो सारी चीजें वहां से हट जाएंगी। और मैं जी। आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए, जब हम एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक्सटर्नल फाइल, ये फाइल किसी और को चाहिए अपने सिस्टम पे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल फाइल का, ये दोनों एक्सटर्नल रेफरेंस से मैंने कॉल किए थे, लेकिन मैंने जब उनको फाइल दिया तो मैंने पूरा फाइल दिया, उसमें ये दोनों भी थे, बट मैंने उनको जो मेरी ओरिजिनल फाइल थी फर्नीचर की वो नहीं दी, तो उनके उसमें ये शो नहीं कर पाएगा, एरर देगा यहाँ पर। एरर तो देगा, वो आप, ब्लॉक एरर लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल, आपको उस फाइल के अंदर जब उनको ये फाइल देंगे तो उसके साथ आपको एक्सटर्नल फाइल भी देना होगा, अदरवाइज उसको पाथ नहीं मिलेगा। जी। और मैम मैं यदि मान लीजिए मैंने फाइल को कहीं और मूव कर दिया, जी, अब मैं मूव करने के बाद में यहाँ पे तो काम, यदि मैं वो मूव की हुई नई लोकेशन वाली फाइल को मैं काम में लेना चाह रहा हूँ इसी के अंदर फिर से, तो वो मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा? ले पाएंगे सर, क्यों नहीं ले पाएंगे। ये पाथ चेंज कर दिया तो मैं उस पाथ चेंज करके फिर से फाइल अपडेट कैसे होगी फिर? सर क्यों, एक्सटर्नल रेफरेंस से दोबारा कॉल नहीं करेंगे उसको। दोबारा कॉल करके काम हो सकता है या फिर वो वहां से फिर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी? सर एक्सटर्नल रेफरेंस से ही कॉल करना पड़ेगा ना आपको। ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, मेरी फर्नीचर, मान लीजिए मैं अभी जो, तो क्या वो मेरी से डिलीट हो जाएगा या वहाँ पे रहेगा? सर मुझे ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, एक्चुअली आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। जी। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, हाँ, जैसे मेरा दो फाइल है, एक फर्नीचर फाइल हो गई, एक ड्राइंग टू फाइल हो गई। फर्नीचर फाइल है वो तो मेरी एक्सरेफ फाइल है, और ड्राइंग टू जिसके अंदर मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ वो फाइल है। अब मैंने जी, एक्सरेफ से ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसको मैंने कॉल कर लिया है। अब मान लीजिए मैं जो अंदर जो छोटा ब्लॉक बना हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो क्या वो रेफरेंस फाइल में डिलीट हो जाएगा या ओनली ड्राइंग टू फाइल के अंदर डिलीट होएगा? सर ड्राइंग टू फाइल के अंदर। ड्राइंग टू फाइल के अंदर ओनली। ओके। और मैम तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आ, एक मेरी फाइल हो गई फर्नीचर, एक हो गई ड्राइंग टू। अब मैं एक ड्राइंग थ्री फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर ड्राइंग टू और ड्राइंग फर्नीचर वाली फाइल
दोनों को रेफरेंस में ले सकता हूँ? ले सकते हैं। और मान लीजिए मैंने 5-6 फाइलें बना दी है और ड्राइंग 2 के अंदर मैंने फर्नीचर इस्तेमाल में लिया, ड्राइंग 3 के अंदर मैं ड्राइंग 2 और फर्नीचर दोनों का इस्तेमाल ले सकता हूँ? यही क्वेश्चन तो अभी आपने पूछा था, ले सकते हैं सर, क्यों नहीं ले सकते, एक्सरेफ से तो यूज करेंगे ना। जी, लाइक एन इंसेप्शन मूवी वर्क करेगा, पूरा आगे से आगे चलता जाएगा। हम्म। जब तक ओके आपकी जी, ओरिजिनल फाइल रहेंगी। ओके। मैम एक्स रेफरेंस फाइल और जो फाइल अभी कॉपी करने वाला है, दोनों का कोऑर्डिनेट सिस्टम और सारी चीज सेम होना चाहिए ना? जरूरी नहीं है। ओके। मैडम एक चीज़ पूछना है कि मैंने एक्सरेफ फाइल को ओवरले या अटैच किया हूँ कोई ड्राइंग में, और कुछ चेंजेस हुआ है, तो वो क्या नया ड्राइंग में सिर्फ चेंज होगा या फिर एक्सरेफ में भी चेंज हो जाएगा? आपने ओवरले किया है एक्सरेफ में सर, जनरली हमारी ओरिजिनल ड्राइंग में चेंजेस नहीं होती, क्योंकि उसको हम जो हमारी ड्राइंग यहाँ पर आती है वो एज अ इमेज फॉर्म में आती है। अच्छा, मतलब सिर्फ जो नया ड्राइंग हाँ नया फाइल में हाँ, बना रहा हूँ उसी में ही चेंज होगा? तभी तो इस फाइल का साइज नहीं इंक्रीज होता ना। जब हम एक्सरेफ यूज करते हैं, हम उसका रीजन यही होता है कि एक बंदा या एक टीम एक प्रोजेक्ट पे पूरा काम नहीं कर सकती, तो अलग अलग टीम मेंबर्स में काम डिवाइड होता है सब। तो मैं अगर फाइल में सब कुछ डाल दूं, मैं उसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, आपका HVAC, फायर फाइटिंग, फर्नीचर्स, एवरीथिंग अगर मेरी फाइल में आ जाएगा, तो मेरा फाइल का साइज क्या होगा? वो फाइल का साइज मेरा इंक्रीज ना हो, इसलिए हम एक्सरेफ यूज करते हैं। तो एक्सरेफ में जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो वो एज अ इमेज फॉर्मेट में आती है। वो आपका, ये आपका ऑटोकैड फाइल नहीं आपने इंपोर्ट किया है, आपने, हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारा प्रॉपर ऑटोकैड फाइल आता है, वो फाइल हैवी होता है। जब हम एक्सरेफ यूज करते हैं तो वो दिख रहा है आपको ऑटोकैड है, दिख रहा है आपको बॉक्स है, मतलब फर्नीचर है, लेकिन वो एक तरह से आप बोल सकते हो वो इमेज फॉर्मेट में है। अंडरस्टैंड। और मैं यदि ब्लॉक की तरह एक्सेप्ट की जो पेरेंट फाइल है उसके अंदर चेंज करता हूँ तो बाकी सभी फाइलों के अंदर चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा? जी जी, ओवरले करा होगा तो। ओके मैम। तो मैम ओवरले करना चाहिए, अटैच करना चाहिए जनरली? सर अटैच करके काम करते हैं हम लोग। ओके मैम। ठीक है, तो आज मैं क्लास यहीं तक ही करवाऊंगी आपको। तो की प्रैक्टिस अपना अभी तक का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब आपका ऑटोकैड 2D में ज्यादा कुछ नहीं रह गया, एक क्लास ऑटोकैड 2D का और है। आप लोग को ऑटोकैड 3D भी करना है ना? यस मैडम, सिविल 3D। नहीं, सिविल 3D अलग है, ऑटोकैड 3D भी करना आप लोगों को। जी जी। करना है ना? तो अब फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो के बाद आपका 3D स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो आप अपना जितना मैडम भी 2D पार्ट है। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ मैडम, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्लॉटिंग के बारे में थोड़ा बता देना, कैसे मेरा मतलब सेट नेक्स्ट कैसे आपके करना साथ पड़ता है। टॉपिक प्लॉटिंग ही है, प्लॉटिंग एंड हाँ। शीट लेआउट, सारी चीजें यही है बातें। तो मैं कोशिश मेरा ये रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका 2D जनरली खत्म कर दूं, जिससे कि हम आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए, और फिर हम लोग 3D पे बात करेंगे। 3D पे हम तभी बात कर पाएंगे जब हमारा 2D कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका प्लॉटिंग ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको जो अभी कमांड्स बॉक्स दिया है, अगर आपने उसमें देखा होगा तो उसमें लिखा होगा, लास्ट आप देखोगे, लेयर प्रॉपर्टी, एडिटिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, क्रिएटिंग एंड इंसर्ट ब्लॉक, अटैचिंग एक्सटर्नल रेफरेंस, प्रिपेयरिंग लेआउट एंड प्लॉटिंग। तो गौरी जी ने मुझे ये प्रिपेयर लेइंग एंड प्लॉटिंग वाला ऑप्शन नहीं डाल के दिया था, इसलिए मुझे अभी वो याद भी नहीं रहा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेआउट एंड प्लॉटिंग में ही बात करेंगे। आप लोग को सबको मिल गया होगा ना ये टेक्स्ट तो? हेलो, यस मैम, यस मैम। सबको सब रिसीव हो गया ना? तो इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये जनरली हमारे यूज होते हैं। इसके अलावा जैसे और भी लिस्ट कमांड है जो मैंने नहीं इसमें यूज किया है, क्योंकि हमें जब ऑटोकैड में काम करना है
जितनी कमांड हम जनरली यूज कर सकते हैं, तो उन सब का मैंने यहाँ पर डिटेल आपको दे दिया। ठीक है सर, कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट मंडे क्लास है आपके साथ। अगर बाई चांस सर कभी, जैसे कि हो सकता है कि मंडे अभी मेरा थोड़ा सा डाउट चल रहा है कि मैं मंडे 12:30 क्लास ले पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मंडे मेरे को एक अर्जेंट काम है जो मुझे करना है। अब उसका टाइमिंग मेरा भी डिसाइड नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अगर इन केस मेरे को मैं क्लास नहीं ले पाई तो फिर मैं आपको कैसे मैसेज ड्रॉप कर सकती हूँ? स्काइप में ही कर दीजिए मैडम। If you like this video, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. This is our YouTube channel, Gemini Architecture, and these are the videos. All videos. Suppose you want to learn AutoCAD, Dialux, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website, geminiarchitecture.com, and these are the courses we provide training on these softwares.